माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3, ठीक है, आईबीओ 4 की। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक कवर किए थे और इस पार्ट में हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ और कस्टम क्लियरेंस, कि जो भी हमें पोर्ट पे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है और कस्टम क्लियरेंस किस तरीके से मिलती है। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेंड रिसिप्ट टू फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ द कार्गो फ्रॉम रेलवे स्टेशन और रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इसमें कहा गया है कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो गुड्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, एक रिसिप्ट देता है फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट को। किस चीज़ की रिसिप्ट? या तो वो रेलवे रिसिप्ट होगी या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन का रिसिप्ट होगी, क्योंकि इस रिसिप्ट का यूज़ करके हमारा फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट क्या कर सकता है, गुड्स की डिलीवरी ले सकता है, या तो रेलवे स्टेशन से या फिर रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी से। तो इसको और अच्छे से डीप में समझते हैं कि फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्टर के बिहाफ पे काम करता है। उसके बदले में जो एजेंट है, इसको फीस मिलती है और हमारा जो एक्सपोर्टर है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट को, ताकि वो उसके बिहाफ पे काम कर सके। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट है वो क्या करता है, गुड्स की डिलीवरी लेता है रेलवे स्टेशन। जो भी हमने गुड्स भेजे हैं अपने वेयर हाउस से, एक्सपोर्टर ने अपने वेयर हाउस से पोर्ट पे गुड्स भेजने होते हैं, कहाँ, शिपिंग पोर्ट पे भेजने होते हैं। लेकिन उससे पहले उसको क्या करना होता है, गुड्स को पोर्ट पे भेजने के लिए या तो रेल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होता है या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होता है, जिसका यूज़ करके वो अपने गुड्स को शिपिंग के लिए भेज सकता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है अरेंज स्टोरेज इन वेयर हाउस, यानी कि हमारा जो फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट है उसने गुड्स को रिसीव कर लिया, अब वो क्या करेगा, वेयर हाउस में स्टोर करेगा। उसके बाद क्या आता है, ऑब्टेन कस्टम क्लियरेंस एंड परमिशन फ्रॉम द पोर्ट अथॉरिटी टू ब्रिंग कार्गो इनटू शिपिंग सीट, यानी कि हम सीधा डायरेक्टली जो है अपने रेलवे स्टेशन या रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी से गुड्स को लेके सीधा उसको पोर्ट पे डिलीवरी के लिए भेज नहीं सकते, शिपमेंट के लिए नहीं भेज सकते। उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो गुड्स है उसकी कस्टम क्लियरेंस लेनी होगी, जो अथॉरिटीज़ है उनकी परमिशन लेनी होगी, पोर्ट अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। जब वो पोर्ट अथॉरिटी ये कहेगी कि हाँ अपने गुड्स को शिपिंग शेड में ले आओ, लोड के लिए ले आओ, तभी वो गुड्स जो है वो पोर्ट पे जाएंगी। तो ये था हमारा पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ और कस्टम क्लियरेंस। उसके बाद आता है हमारा कस्टम अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव और कस्टम कंट्रोल, यानी कि हमें कस्टम अथॉरिटी की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है, उससे क्लियरेंस क्यों लेनी पड़ती है, वो देख लेते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टम अथॉरिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर गुड्स गो आउट ऑफ द कंट्री आफ्टर कंप्लायंसेस विद डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि जो भी गुड्स हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट अथॉरिटी का, कस्टम अथॉरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी गुड्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, उनको चेक करना कि उन्होंने सारे के सारे लॉ फॉलो किए हैं कि नहीं किए। क्योंकि जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई गुड्स ट्रेड किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उनसे रिगार्डिंग कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो ये देखना कस्टम अथॉरिटी का मेन काम है कि जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए। दूसरा ये चेक करना, टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स, यानी कि जो गुड्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसके लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एक्सपोर्टिंग पार्टीज के बीच में और इंपोर्टिंग पार्टी के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई होगी, उसमें वैल्यू बताई होगी कि कितने वैल्यू का जो है गुड्स हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स की वैल्यू क्या है, कितना गुड्स चाहिए। तो जो भी हमारे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो सेम वैल्यू होनी चाहिए हमारे कमर्शियल इनवॉइस के अंदर, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर कुछ भी डिफरेंट हुआ तो हमारा इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है करेक्टली असेस एंड कलेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी कि कस्टम अथॉरिटी क्या करती है, जो भी कस्टम अथॉरिटी के पास गुड्स आते हैं, चाहे वो इंपोर्टेड गुड्स हो चाहे एक्सपोर्टेड गुड्स हो, कस्टम अथॉरिटी उन पर ड्यूटी चार्ज करती है। उसके बाद है कलेक्ट डाटा ऑन कार्गो मूवमेंट इन कंट्री फ्रॉम कंट्री, यानी कि जो भी हमारा गुड्स कस्टम अथॉरिटी के पास जाता है, ठीक है, जो भी गुड्स कस्टम अथॉरिटी के पास जाता है, तो कस्टम अथॉरिटी के पास है ना सारा का सारा डाटा होता है। कस्टम अथॉरिटी क्या करती है, आपने एक डाटा कलेक्ट करती है। कस्टम अथॉरिटी के पास ये डाटा होता है कि उसके पास से कितने गुड्स गए, यानी कि उस की कंट्री से कितने गुड्स गए, कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना उस कंट्री में इम्पोर्ट हुआ है। आफ्टर दैट कस्टम अथॉरिटी ग्रांट परमिशन ऑन 2 स्टेजेस, यानी कि उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कस्टम अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, परमिशन देती है 2 बेसिस पे परमिशन देती है, डॉक्यूमेंट चेक एट कस्टम हाउस और फिजिकल एग्जामिनेशंस इन शिपिंग शेड टू चेक गुड्स आर सेम डिक्लेयर्ड इन डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट कस्टम हाउस, यानी कि 2 बेसिस पे चेक करने के बाद ही क्या मिलती है, परमिशन मिलती है। किस तरीके से, या तो
डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट को चेक कहाँ किया जाएगा? एक कस्टम हाउस है, यानी कि कस्टम ऑफिस है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। और दूसरा कि जो भी हमारे गुड्स है उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे शिपिंग शेड में, यानी कि पोर्ट की परमिशन से हमारे जो गुड्स है वो शिपिंग शेड में जाते हैं और शिपिंग शेड में गुड्स को चेक किया जाता है कि जो गुड्स हैं, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो उसी नेचर के, उसी क्वालिटी के, सेम वही है ना जो डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट किए गए हैं। ये होता है हमारा टू मेन पॉइंट, जिसके बेसिस पे कस्टम अथॉरिटी क्या करती है? परमिशन ग्रांट करती है। पहले तो डॉक्यूमेंट को चेक करेगी और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा शिपिंग शेड पे, ये चेक करने के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर बात की गई है हमारे गुड्स से रिलेटेड, जिस भी क्वालिटी के गुड्स को मेंशन किया गया है डॉक्यूमेंट्स में, वो सेम वैसे ही है या नहीं। उसके बाद आता है हमारा शिपिंग बिल के बारे में। शिपिंग बिल जैसे कि हमने पढ़ा कि जब गुड्स को शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके शिप किए जाते हैं इम्पोर्टर तक, तो हम जो अथॉरिटी है वो हमें क्या देती है? शिपिंग बिल देती है। चाहे वो एयर अथॉरिटीज़ हो या फिर शिपिंग अथॉरिटीज़ हो, शिपिंग कंपनीज हो या एयर कंपनीज हो, वो क्या देती है? शिपिंग बिल्स देती है। इसको अच्छे से डिटेल में जानते हैं। ऑन विच कस्टम गिव क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि शिपिंग बिल पे क्या देती है? कस्टमर अपनी क्लियरेंस देती है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट कस्टम अप्रेजर और एग्जामिनर एग्जामिन दैट इज डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारा कस्टम अप्रेजर है या एग्जामिनर है जिसने गुड्स को एग्जामिन करने के बाद आफ्टर दैट डॉक अप्रेजर कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो कस्टम अथॉरिटी है उसने तो गुड्स को एग्जामिन किया ही किया, उसको एग्जामिन करने के बाद हमारा डॉक अप्रेजर गुड्स को फिजिकली एग्जामिन करता है और उसके बाद क्या देता है आपको? मेक लेट शिप एंडोर्स ऑन शिपिंग बिल्स, यानी कि जो शिपिंग बिल है उस पर ये लिखता है लेट्स शिप। उसके बाद क्या है? जो हमारा शिपिंग बिल्स है हैंड ओवर टू फॉरवर्डिंग एजेंट विद अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि ये फॉरवर्डिंग एजेंट को हमारा जो शिपिंग बिल्स है उसको दे देता है और शिपिंग बिल के ऊपर लेट शिप लिख के डाल देता है। सिर्फ शिपिंग बिल ही नहीं, और बाकी सारे और जो डॉक्यूमेंट हमने कस्टम अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कराए दिए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाते हैं फॉरवर्डिंग और क्लियरिंग एजेंट को। उसके बाद क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल हैंडेड ओवर टू द शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी को एक डुप्लीकेट कॉपी जो है शिपिंग बिल की दे दी जाती है। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल हैंडेड ओवर टू द शिपिंग कंपनी, जो भी गुड्स को शिप करने वाली है उसको एक डुप्लीकेट कॉपी शिपिंग बिल्स की दे दी जाती है। आफ्टर लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन शिप, गुड्स को शिप में लोड करने के बाद कैप्टन जो है शिप का वो इशू करता है मेट रिसिप्ट। जो शिप का कैप्टन है वो क्या करता है? मेट रिसिप्ट को इशू करता है। देन फॉरवर्डिंग एजेंट मेक पेमेंट ऑफ पोर्ट चार्जेस। अब जो भी हमारे गुड्स है उसको शिप के अंदर क्या कर दिया? लोड कर दिया। कैप्टन ने हमें मेट रिसिप्ट दे दी। अब हमारा फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेगा? पेमेंट करेगा पोर्ट चार्जेस की और एंड टेक डिलीवरी ऑफ मेट रिसिप्ट। ठीक है। अब क्या होता है? प्रेजेंट इट टू द शिपिंग कंपनी एंड रिक्वेस्ट टू इशू बिल ऑफ लैडिंग, यानी कि हमने कहा था कि शिपिंग कंपनी हमें एक बिल ऑफ लैडिंग देती है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने पढ़ा है कि बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है। बिल ऑफ लैडिंग कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी इशू करती है एज अ प्रूफ कि जो भी हमारा शिपर है, जो भी हमारा एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने शिपिंग कंपनी को अपने गुड्स दे दिए। और हमने पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लैडिंग कितने टाइप के होते हैं। तो मेट रिसिप्ट इशू की जाती है हमारे कैप्टन के द्वारा, शिप के कैप्टन के द्वारा। फॉरवर्डिंग और एजेंट, जो फॉरवर्डिंग एजेंट है, ठीक है, वो क्या करता है? पोर्ट के जितने भी चार्जेस होते हैं उसकी पेमेंट करता है और मेट रिसिप्ट को रिसीव करता है। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो मेट रिसिप्ट मिल गई हमारे फॉरवर्डिंग एजेंट को, अब फॉरवर्डिंग एजेंट उस मेट रिसिप्ट को लेगा और शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे बिल ऑफ लैडिंग इशू कर दो। अब क्या आता है ना कि जो हमारे शिपिंग बिल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो देख लेते हैं कि 4 टाइप्स के शिपिंग बिल कौन कौन से होते हैं। फ्री शिपिंग बिल्स विच नीदर अट्रैक्ट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी और सेस नॉर आर एंटाइटल्ड टू द ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स प्रिंटेड ऑन वाइट पेपर। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे शिपिंग बिल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्री शिपिंग बिल। फ्री शिपिंग बिल्स ऐसा बिल होता है जिसके अंदर कोई भी हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, ठीक है, कोई भी सेस हमें नहीं पे करना पड़ता और हमें कोई ड्यूटी ड्रॉबैक भी नहीं मिलती। ठीक है। और ये जो हमारा बिल होता है ये वाइट पेपर पे प्रिंट होता है। वाइट पेपर पे अगर ये बिल है, वाइट बिल है, ठीक है, तो उसका मतलब है फ्री शिपिंग बिल्स है, यानी कि कोई ड्यूटी वगैरह चार्ज नहीं की जा रही, कोई सेस नहीं है। उसके बाद आता है ड्यूटेबल शिपिंग बिल। ड्यूटेबल शिपिंग बिल क्या होता है कि इट इज़ यूज इन केस ऑफ गुड्स
विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस, यानी कि ड्यूटेबल शिपिंग बिल ऐसे होते हैं जिन पे ड्यूटी चार्ज की जाती है। ये कहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं? येलो पेपर पे इनको प्रिंट किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ शिपिंग बिल होता है वो होता है ड्रॉबैक शिपिंग बिल। इट इज़ यूज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंटाइटल टू ड्यूटी ड्रॉबैक, यानी कि ऐसा बिल होता है, मान लो कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसने ड्यूटी पे की है, अब इसका यूज़ करके, इस बिल का यूज़ करके जो हमने ड्यूटी पे की है ना, उस ड्यूटी को हम वापस ड्रॉबैक कर सकते हैं, और ये प्रिंट होती है ग्रीन पेपर पर। उसके बाद जो फोर्थ हमारा शिपिंग बिल्स होता है वो होता है एक्स बॉन्ड। एक्स बॉन्ड क्या होता है? इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट विच आर कैप्ट इन द कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस इज प्रिंटेड ऑन येलो पेपर, यानी कि हमारे एक्सपोर्टर ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया इम्पोर्टिंग कंट्रीज में, वो जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स का यूज़ नहीं करेगी, वो फिर से क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी। जब उस कंपनी को फिर से एक्सपोर्ट करना होता है तो वो एक्सपोर्टर को कहती है कि तुम्हें ना शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्सपोर्ट ले लेना। इसमें क्या होता है कि ये येलो पेपर पे प्रिंट होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा इंपोर्टर है वो अपने यूज़ के लिए नहीं ले रहा, बल्कि ये आगे फिर से क्या करेगा? री एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि हमने 4 तरीके के शिपिंग बिल पढ़े हैं और रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से होता है। फ्री शिपिंग बिल जिसमें कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, ड्यूटेबल शिपिंग बिल जिसमें हमें ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारे ड्रॉबैक शिपिंग बिल जिसमें जो ड्यूटी पे की है वो हमें वापस मिल जाती है। उसके बाद आता है शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड, यानी कि जो भी गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया अपनी कंट्री से, इंपोर्टर उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेगा, बल्कि उसको फिर से क्या करेगा? री एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इन इंपोर्टिंग कंट्री। अभी तक जो भी हमने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर रिक्वायर्ड थे। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपोर्टिंग कंट्रीज में रिक्वायरमेंट होते हैं। दिस डॉक्यूमेंट आर सेंड बाय द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक्सपोर्टर क्या करता है? सेंड करता है इंपोर्टर्स को। दिस डॉक्यूमेंट आर सेंड बाय द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर। कस्टम इनवॉइस। कस्टम इनवॉइस होता क्या है? इट इज मेड आउट ऑन अ स्पेसिफिक फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द कस्टम अथॉरिटी फॉर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री, यानी कि डिटेल गिवन ऑन द डॉक्यूमेंट विल अनेबल द कस्टम अथॉरिटी ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री टू लेव एंड चार्जेस इम्पोर्ट ड्यूटी। यानी कि कस्टम इनवॉइस क्या होता है? एक तरीके का बिल होता है जो किस तरीके से बनाया जाता है? इंपोर्टिंग कंट्री के बताने के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमारी इंपोर्टिंग कंट्री बताती है उसी तरीके से इस कस्टम इनवॉइस को बनाया जाता है, क्योंकि ये हेल्पफुल होता है उस कस्टम अथॉरिटी के लिए कि वो इंपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर जो भी गुड्स हैं उन पर ड्यूटी चार्ज कर सके। इसको और अच्छे से समझते हैं कि कस्टम इनवॉइस होता क्या है। एक तरीके से जो हमारा एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को गुड्स सेंड करता है, एक बिल बनाता है। ये जो बिल बनाया जाता है, इनवॉइस बनाया जाता है, ये जो इंपोर्टर की कस्टम अथॉरिटी है उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंपोर्टिंग की कस्टम अथॉरिटी है वो क्या करती है? ड्यूटी चार्ज करती है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर ड्यूटी चार्ज करेगी? जो भी उस कंट्री के अंदर गुड्स को इंपोर्ट किया जाएगा उस इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी चार्ज की जाएगी। तो ये कस्टम इनवॉइस जो है उस कंट्री की कस्टम अथॉरिटी की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा लीगलाइज्ड इनवॉइस। लीगलाइज्ड इनवॉइस क्या होता है कि दिस इनवॉइस कंस्टिट्यूट अ प्रॉमिस एफिडेविट बाय द एक्सपोर्टर अबाउट द जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द सेल। Chamber of Commerce will put their stamp on them as a proof. लीगलाइज इनवॉइस जो होता है वो एक तरीके का इनवॉइस होता है। ये प्रोमिस करता है, ये कौन देता है? एक्सपोर्टिंग कंट्री देती है। एक्सपोर्टिंग कंट्री देती है, एक तरीके का प्रूफ होता है, प्रोमिस होता है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्टर की कंट्री से जा रहे हैं, इंपोर्टर की कंट्री में आ रहे हैं, वो एकदम अच्छी क्वालिटी के है, जेन्युइन है, सही है, इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। लीगलाइज इनवॉइस यही होता है। और ये इनवॉइस कौन देता है? इंपोर्टर देता नहीं। ये जो इनवॉइस होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू मिलता है विच पुट देयर स्टैम्प ऑन दैम एज अ प्रूफ, यानी कि जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो क्या करती है? अपनी स्टैम्प लगाती है उस पर एज अ प्रूफ कि हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये इशू किया है। आई होप कि आपको लीगलाइज इनवॉइस समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा सर्टिफाइड इनवॉइस। दिस इज सेल्फ सर्टिफाइड इनवॉइस बाय द एक्सपोर्टर अबाउट द ओरिजिन ऑफ द गुड्स। की ये सेल्फ सर्टिफिकेट कौन देता है? हमारा जो एक्सपोर्टर होता है वो खुद ही देता है कि जो भी गुड्स हम मेरी कंट्री से गए हैं, यानी कि कहाँ से गए हैं, ओरिजिन ऑफ गुड्स क्या है। इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है, पाकिस्तान से किया गया है, जापान से किया गया है, कहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है, उस ओरिजिन कहाँ से हुआ है उन गुड्स का। तो ये जो सर्टिफिकेट है
ठीक है, ये कौन देता है? एक्सपोर्टर खुद ही देता है। जब हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती कि ओरिजिन कहाँ पे है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनवॉइस का यूज़ कर सकती है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी एक तरीके का सर्टिफिकेट है, वो ये जानने के लिए जो गुड्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट किए गए हैं वो कौन सी कंट्री से आए हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से जो इंपोर्टिंग कंट्री है कुछ कंट्रीज़ पे क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि हमारी कंट्री के अंदर इन कंट्री से गुड्स नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कि जो इशू किया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, ठीक है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी के फेवर में काम नहीं करती, इसलिए आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मान लो कि जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्री है उसका सच ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जानने की कि ओरिजिन कहाँ से है, उसके कोई ऐसे पॉलिटिकल रिलेशनशिप ख़राब नहीं है किसी कंट्री के साथ, तो वो सर्टिफाइड इनवॉइस का भी यूज़ कर सकती है। वो भी एक तरीके से यही बताता है कि गुड्स कौन सी कंट्री से आए हैं, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट इनवॉइस है वो हमारा एक्सपोर्टर खुद बना के देते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ और सैनिटरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी इम्पोर्टर की कंट्री में गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के तो है ना, तो उसके लिए जो एक्सपोर्टर की कंट्री है उन गुड्स को चेक करती है, उनकी क्वालिटी को चेक करती है। इट सर्टिफाइज दैट द गुड्स आर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज में इन गुड्स को कंज्यूम करेगा उनके लिए सही है, उनके लिए कोई नुकसान नहीं होगा इन गुड्स से। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि हमने पढ़े हैं कि पोर्ट अथॉरिटीज़ क्या होती है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।